हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। सहायक कुल सचिव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उसकी वैकेंसी आई है एमपीपीएससी के थ्रू। तो हम देखेंगे सबसे पहले उसकी परीक्षा योजना कि एग्ज़ाम कितने पार्ट में होगा, है ना, कितने घंटे का रहेगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद हम सिलेबस के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अंक योजना के बारे में देख लेते हैं। पार्ट 2 में डिवाइड रहेगा प्रश्न पत्र। पहला जो पार्ट रहेगा उसमें मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, जो कि 150 पूर्णांक का रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से पार्ट बी जिसमें विश्वविद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन, जो कि 300 पूर्णांक का रहेगा, मतलब ना 300 मार्क्स का रहेगा। टोटल मिलाकर के पार्ट ए एंड पार्ट बी तीनों दोनों को 3 घंटे में करना होगा, ठीक है ना। तो 150 और 300 मार्क्स को मिला दिया जाए तो कितना हो गया, 450। और इंटरव्यू कितने का हो गया, 50 का हो गया। तो टोटल कितने हो गया, 500 में आपकी रैंक बनेगी, ठीक है। आप ये देख लो कितने प्रश्न होंगे। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन से होंगे, जो कि प्रत्येक एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इसी तरीके से पार्ट बी में 100 क्वेश्चंस होंगे, और जो कि प्रत्येक अंक 3 मार्क्स का रहेगा। तभी तो 300 होगा। अपन देख लेते, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। आप जो मैं बोल रही हूँ वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। पार्ट ए में 50 क्वेश्चंस होंगे, देखो प्रश्न होंगे। और पार्ट बी में विषय से संबंधित 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और इस प्रकार से 150 क्वेश्चंस हुए। इस प्रकार से प्रश्न में 150 प्रश्न होंगे, मतलब टोटल मिलाकर के 50, और पार्ट ए में 50 और पार्ट बी में 100, दोनों मिला कितने हो गए, 150। तो प्रत्येक 3 अंकों का होगा। इस प्रकार 450 अंकों का हो जाएगा। अब इंटरव्यू आप तो जानते हैं 50 मार्क्स का, ठीक है ना। और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, 4 विकल्प रहेंगे। उन विकल्पों में से आपको चूज करना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग बता दूंगी कहाँ है नेगेटिव मार्किंग लिखा हुआ है। प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की रहेगी। प्रश्न पत्र ए में 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। ये देखिए, जो कि मैंने पहले बता दिया है, उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। खंड बा में संबंधित विषय के 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। मतलब यही कहने का मतलब है 150 क्वेश्चंस होंगे। 50 जो होगा पार्ट ए का रहेगा, और पार्ट बी का 100 रहेगा, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन मतलब 150 क्वेश्चंस रहेंगे, जैसा कि आपने देख लिया है। हाँ, एक बात और, यदि आपके मार्क्स पार्ट ए में 40% से कम आते हैं, है ना, और आपके पार्ट बी में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तो आपको लगेगा कि आप क्वालिफाई हो गए। नहीं, पार्ट ए में यदि आपके 40% से कम हैं तो आप फेल कहलाओगे, भले ही आपके पार्ट बी में बहुत अच्छे हों। लेकिन यदि आपके पार्ट बी में कम है, और मतलब 40% से कम है, और पार्ट ए में आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो भी आप फेल कहलाओगे। इसका मतलब ये है कि दोनों में 40% लाना कंपलसरी है, अदरवाइज आप फेल कहलाओगे। मतलब एक बोलते हैं ना, मिनिमम मतलब वो होना चाहिए, तो 40% ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, OMR बेस्ड होगा एग्जाम ये, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, खंड आ में रहेगा मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर आधारभूत ज्ञान, ये सब आप देख लेना। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, इसमें जो इंटरव्यू में यदि आपके मार्क्स कम भी रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साक्षात हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं किए गए। मतलब इंटरव्यू में यदि मार्क्स कम भी हैं तो इसमें ये नहीं है कि आपके मान लो 50 में 25 ही चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है। मतलब मिनिमम कोई वो नहीं है दिया गया है। अब ये देखिए, प्रथम चयन प्रक्रिया एक बार देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में एक प्रश्न पत्र की ऑफलाइन पद्धति, मतलब ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जाम होगा। अब हम ये सब आप देख लेना अपने से, जितना जो जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने बता दिए हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, एक बार फिर से अच्छे से आप रीड कर लेना अच्छे से नेगेटिव मार्किंग के लिए। एंड हाँ, एक बात और, जो 40% मतलब जिनका 40% है, ठीक है, आर बा में, लेकिन यदि वो SC ST से बिलोंग करते हैं, यदि उनके 40% से कम भी मार्क्स हैं तो भी चलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग,
है ना, और जो हैंडीकैप्ड हैं उन आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने की 10-10% अंकों की छूट मिलेगी। मतलब जिनके 30% भी रहेंगे, यदि SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं, तो भी आप जो है मतलब यदि जैसे मान लो कोई पास नहीं हुआ, मतलब जैसे कोई जिसके नंबर ही इतने कवर नहीं हो पाए, लेकिन आपके 30% दोनों पार्ट में हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ये है कि आप क्वालिफाई हो चुके हो। ऐसा मतलब बोलते हैं ना, न्यूनतम न्यूनतम 30% है SC ST OBC के लिए दोनों पार्ट्स में, और न्यूनतम है UR वालों के लिए EWS के लिए 40% है, पार्ट ए ना पार्ट बी दोनों में। और जितनी अच्छी स्कोरिंग कर लो उतनी अच्छी बात है ना। चलो, ये सब आगे की बातें, आगे की प्रोसेस है, हम इनको नहीं देखेंगे। चलो, अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो हो रही है। देखो, जो आपने MPPSC की तैयारी करा होगा वही पूरा सिलेबस है, कहीं से कोई वो नहीं है, बस आयोग नहीं है इसमें, और क्या नहीं है, और देखो, है ना, आयोग नहीं है, और हाँ हाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। देखो क्या क्या है, हिस्ट्री है, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, ये भी MPPSC में है, स्वतंत्रता आंदोलन, मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति एवं बोलियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। आप इसके लिए परीक्षा धाम ले सकते हैं, वो थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना जल्दी कवर करने के लिए है, और मतलब शॉर्ट मैपिंग जैसी बुक है वो। आप या कि फिर एक बात बता रही हूँ, पार्ट फर्स्ट के लिए आप ना आप ऐसा करें कि बुक ना लेकर के प्रैक्टिस सेट करें, मतलब प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, कभी MPPSC में पूछे गए होंगे तो किसी अदर एग्जाम में पूछे होंगे MPPSC में ही, है ना। MPPSC के थ्रू जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें से किसी ना किसी उसमें परीक्षा में पूछे ही गए होंगे। तो मैं ये बता रही हूँ, जो पार्ट ए है तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस रिपीटेड ही मिलेंगे, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाना भी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचनाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। परीक्षा धाम अच्छी बुक है, मैं ऐसे रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने देखा है अच्छी है। आप चाहो तो एक बार चले जाना बुक शॉप पे देख लेना, नहीं तो डिटेल स्टडी करने के लिए तो बहुत सारी बुक्स हैं, है ना। एक शॉर्ट मैपिंग की बात कह रही हूँ मैं, जिससे आपका जल्दी जल्दी कवर भी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम भी बहुत पास में है। सेकेंड है मध्य प्रदेश का भूगोल, इसमें मध्य प्रदेश के वन एवं पर्वत एवं नदियाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक खनिज संसाधन। मैं बोल रही हूँ ना, एकदम सिलेक्टेड पढ़ेंगे ना तो सिलेक्शन पक्का। यदि आप इधर से उधर घूमते रहेंगे नोट्स के चक्कर में, तो फिर मतलब ये है कि थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होंगे। और एक बात और बता रही, जो MPPSC की तैयारी ऑलरेडी पहले से ही किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका पार्ट फर्स्ट स्ट्रॉन्ग ही होगा, ठीक है। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र, मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की जननांकी एवं जनगणना। ये इसमें से जो जननांकी जनगणना वाला है ना, इसको अच्छे से रट लेना, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, क्योंकि आते ही आते क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश की कृषि पर आधारित उद्योग, ठीक है। फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, देश एवं प्रदेश। इसमें तथ्यवाणी आती है बुक, अच्छी बुक है वो तथ्यवाणी की, तो आप वो ले सकते हैं, और जिससे कि डिटेल स्टडी भी हो जाएगी आपकी और अच्छा भी हो जाएगा। और क्योंकि हाँ, एक बात और याद रखना, जितना लिखा है उतना ही पढ़ना है, ये नहीं कि पढ़े जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जितना लिखा है उतना आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। देश प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिता एवं पुरस्कार एवं खेल संस्थाएं, मध्य प्रदेश की खेल संस्थाएं पढ़ लेना। मध्य प्रदेश के भी जो विवेक सागर, मतलब जो अभी रिसेंटली जिन लोगों ने अभी उसमें ओलंपिक में जिन्होंने पदक जीता है, उनके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी कर लेना, है ना। पुरस्कार, खेल संस्थाएं, बहुत सारी खेल संस्थाएं भी बनी हैं, जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी बना हुआ है। थोड़ा कहीं ना कहीं आपको मतलब बोलते हैं ना, इससे करंट से आपको रूबरू
रहना पड़ेगा, है ना। मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान। आप तथ्यवान ले लोगे ना, बहुत अच्छा है, इसमें तो इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और फिफ्थ है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसका है एक आती, कौन सी बुक है वो, निर्माण की नहीं है वो, दर्शन करके है, छोटी सी पतली सी बुक आती है, इसका बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर में सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। क्योंकि देखो, आपको ना बस बहुत ही शॉर्ट में चीज़ें मिल जाएं तो बहुत अच्छा, क्योंकि क्या होता है ना, ये जो पार्ट जो 5 है ना, इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पढ़ते पढ़ते ना आपको मतलब बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 5 में, तो याद रखना कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन, तो 5-5 क्वेश्चंस ले लो, सॉरी 10-10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पार्ट, मतलब यूनिट फर्स्ट से ले लो, 10 क्वेश्चन मध्य प्रदेश का भूगोल से ले लो, और 10 क्वेश्चन मध्य प्रदेश की राजनीति में अर्थशास्त्र से ले लो, और 10 क्वेश्चन ले लो किससे, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं से ले लो, और 5 जो ले लो सूचना में संचार प्रौद्योगिकी, इसमें 10 क्वेश्चंस ले लो, तो कितने हो गए, 50 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक सेक्शन से ना पूछा जाए, है ना, वो तो डिपेंड करता है कि कैसे बनाते हैं पेपर, लेकिन बस यही है कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके रखनी है। मैं आपको ओल्ड पेपर भी बता दूंगी, और इवन आप कौन सी बुक प्रेफर करना है ये भी बता दूंगी, और कैसे स्टडी करना ये भी बता दूंगी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी तो अपन डिटेल स्टडी कर रहे हैं ना इसका सिलेबस का। ये इंग्लिश में है, जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो देख लें, मैं दीदी करके स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाना, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगा। चलो, अब ये जो है पार्ट बी, ये बहुत मतलब बोलते हैं ना सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ना तो इसका कहीं वो मिल रही, बुक मिल रही है, क्योंकि ऐसा है ना कि आपको कहीं यूनिट फर्स्ट कहीं और मिलेगी, है ना, यूनिट 2 कहीं और मिलेगी, यूनिट 3 कहीं और मिलेगी, तो आपको ये है कि ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा, और आपको मतलब वो करना पड़ेगा, क्या, नोट्स तैयार करने पड़ेंगे शॉर्ट शॉर्ट करके, जो आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे उच्च शिक्षा का ढांचे एवं प्रकार, ये हायर एजुकेशन का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा ऑनलाइन, आप डाउनलोड कर लेना, ये देखो, है ना। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, है ना, न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, है ना, ये सब आपको देखना होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ये तो सबसे फैमिलियर ही हैं आप। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसलिंग, क्योंकि क्या होता है, रजिस्ट्रार का काम ये होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकता है, वो वर्क कर सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको इन सब के बारे में जाना जरूरी है। जैसे नर्सिंग काउंसलिंग क्या होती है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्या है, ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना। और आपको एक काम करना है, एक कॉपी बनानी है पार्ट बी के लिए, सिलेक्टेड चीज़ें लिखनी है, और उसके एमसीक्यू लगाने हैं। उद्देश्य एवं कार्यक्रम, एक बात याद रखना, अपन बहुत डीप पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी होता ये है कि क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि अपन जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं पढ़ पाते, तो आपको कहीं ना कहीं नॉर्मल और डीप दोनों पढ़ना होगा। एक 1 मंथ का समय है आपके पास। उद्देश्य एवं कार्यक्रम हो गया, शिक्षा मंत्रालय, इससे संबंधित इकाई राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान रूषा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना। आप इसको क्या बोलते हैं, इसको विश्व अनुदान आयोग को अच्छे से ही देखना पड़ेगा आपको, है ना। राष्ट्रीय सूचना केंद्र के उद्देश्य एवं कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठनों के उद्देश्य क्या क्या हैं, उसके उत्तरदायित्व क्या है, कार्यक्रम क्या क्या है, मतलब एक बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट में लिखना, इनके नोट्स तैयार करना। ये नहीं कि एक कॉपी में पूरा का पूरा भरा जा रहा है, एक कॉपी में कम से कम 5 से 7 तो आ ही जाएं, जिससे आपको पढ़ने में और वो करने में कोई दिक्कत ना हो। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संगठनों के उद्देश्य, उत्तरदायित्व एवं कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, यूनिसेफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड विश्व बैंक। इन सबको आप पढ़ना है कि विश्व बैंक कब बना, डेवलपमेंट बैंक कब बना, यूनिसेफ क्या है,
है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में थोड़ा देख लेना, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आ जाते हैं डेवलपमेंट बैंक एंड विश्व बैंक से। और इससे क्या बोलते हैं, इसको नैक की टीम के बारे में देख लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनसे जो क्वेश्चंस बहुत बार बार किए जाते हैं उनके बारे में बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। अब हम सेकेंड यूनिट की बात कर लेते हैं। उच्च शिक्षा सम्मान प्रशासन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग संगठन एवं कार्य, क्या क्या कार्य हैं। आप तो एमपीपीएससी में आपने तो पढ़ ही लिया होगा, उसके क्या क्या उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण हैं, क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, नियंत्रण की अवधारणा, ठीक है ना। प्रशासन का विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायिक नियंत्रण, स्थानीय प्रशासन से संबंध क्या क्या रखते हैं। नागरिक एवं प्रशासन जन सहभागिता, सूचना का अधिकार 2005 RTI, इसको जरूर देख लेना। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग संगठन एवं कार्य देख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नागरिक प्रशासन जन सहभागिता, सूचना का अधिकार हो गया ना। जन शिकायतों के निवारण की मशीनरी, निष्ठा, आचार संहिता, शिकायत निवारण अधिकारी, लोकपाल, लोकपाल अभी आया है ना, वो देख लेना। सीएम हेल्पलाइन का नंबर देख लेना, क्या क्या वो कैसे हेल्प करता है सभी की, है ना। कब जारी हुआ 181, ये सब आपको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चंस है, ये कभी भी पुट अप हो सकते हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010, ठीक है। इसी तरीके से अब हम थर्ड यूनिट की बात करेंगे। शैक्षणिक प्रशासन, इनके आप शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात, यदि आप कहीं और जो है मतलब असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम वगैरह हुआ हो, ओल्ड पेपर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं 2018 वाला वो अपलोड कर दूंगी, डोंट वरी ना। विनियमन एवं अध्यादेश, विशेषता महाविद्यालय संबंध, नियुक्ति एवं शोध, ये सब आपको देखना होगा। बहुत ही लेंदी तो नहीं, इतना नहीं कह सकते, लेकिन आप नोट्स तैयार कर सकते हैं अपने। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा प्रशासन, मध्य प्रदेश सब ऑनलाइन मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो एक बार बुक स्टोर पे चले जाइएगा। और भोपाल में एक नंबर है, मतलब एक दुकान है, शॉप है, सरस्वती प्रकाशन, वहाँ पे कॉल कर लेना, ऑनलाइन बात कर लेना। यदि वो आपको प्रोवाइड करा दे तो अच्छी बात है। या कि फिर जो बुक, क्योंकि ये जो है ना जितना भी सिलेबस है ना वो एक ही बुक में नहीं मिलने वाला। हाँ, यदि कोई बना रहा हो कि मतलब मर्ज कर रहा हो सारे टॉपिक्स को तो वो चल जाएगा, लेकिन अभी तक तो ऐसी बुक नहीं देखी है मैंने। आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ये तो पहले भी आ चुका है ना। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, विश्व बैंक, ये तो पहले से ही देखा है आपने ना। एशियन बैंक, डेवलपमेंट बैंक, एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सूचना तकनीकी विभाग। ये कब आए, है ना, और कहाँ है इनका हेडक्वार्टर्स, ये ज़रूर देख लेना आप। क्योंकि कभी भी क्या होता है ना कि इतने इजी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि आप डीप पढ़े होते हो ना, तो इजी क्वेश्चंस आपके उस दिमाग से ही चले जाते हैं। तो इसलिए आपको नंबर स्कोर करना है तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे से स्टडी करनी होगी। चलो, फिफ्थ यूनिट है, एक मिनट। विश्वविद्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था, विश्वविद्यालय के विभिन्न पदाधिकारियों, उनकी भूमिका क्या क्या रहती है, उत्तरदायित्व क्या है एवं कार्य क्या है, विभिन्न विश्वविद्यालयीन समिति की भूमिका व कार्य, समन्वय समिति, महासभा, साधारण परिषद, है ना, कार्य परिषद, विद्या परिषद, उसकी स्थायी समिति, विश्वविद्यालय अध्ययन मंडल, परीक्षा समिति, परीक्षा परिणाम समिति, शोध उपाधि, न्यायालयी प्रक्रिया का सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए, ठीक है। सिक्स्थ है यूनिट है वित्तीय प्रबंधन, किस प्रकार की करना है, वित्तीय प्रबंधन की अवधारणाएं क्या है, बजट निर्माण एवं क्रियान्वयन कैसे किया जाता है, लोक ऋण एवं अनुदान, है ना, अंक एवं वार्षिक प्रतिवेदन, लोक लेखा समिति, स्वायत्त एवं स्व वित्तीय पोषण का महत्व, मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन 2015। सबसे 10-10 क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है 10 यूनिट हैं शायद। यूनिट 7 हो गया शिक्षण में शोध। इसमें तो जितने भी लोग हैं जो कि अभी भी जिनने शिक्षण में कुछ ना कुछ किया हुआ है, तो आपको ये बेनिफिट देगा। ये नंबर्स आप यहाँ से 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं। शिक्षण अभिक्षमता एवं प्रकृति, उसके उद्देश्य क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, आधारभूत आवश्यकताएं क्या हैं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण सहायक सामग्री क्या क्या है, मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, शोध उसका अर्थ, विशेषताएं, प्रकार, शोध में नैतिकता।
ठीक है। अब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसमें 5+3+3+4, ये जो नीति है 2020 वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। और हो सके तो जो उसमें नेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, उससे थोड़ा सा देख लेना। तो कहीं ना कहीं इस देखो, ये वाला, एक मिनट, ये वाला पोर्शन है शिक्षण एवं शोध, इसको नेट की बुक से शोध वाला मिल जाए, जो भी ये टॉपिक्स दिए गए हैं तो वो देख लेना। और 8th का भी ये जो एक बहुत अच्छा नोट्स तैयार करना, क्योंकि 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यदि यदि यूनिट वाइज आता है क्वेश्चन तो। ठीक है ना। औपचारिक एवं दूरस्थ शिक्षा क्या है, ठीक है ना। व्यावसायिक, तकनीकी, विधि एवं चिकित्सा, कृषि में समान शिक्षा, मूल आधारित शिक्षा, कौशल विकास एवं नीति एवं प्रशासन। ठीक है। 9th यूनिट है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा नियामक आयोग। मध्य प्रदेश में प्रवेश शुल्क विनायक समिति, निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी, है ना। और मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। ये तो बहुत अच्छा है, आप लोगों को तैयार करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जिन लोगों ने एमपीपीएससी की तैयारी करी है वो आयोग के बारे में उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है। 10th यूनिट है अध्ययन बोध, इसमें हिंदी में गद्यांश आधारित बहुविकल्प प्रश्न रहेंगे, अंग्रेजी गद्यांश, मतलब 5-5 नंबर का रहेगा। 5 नंबर का ये रहेगा, क्या हिंदी पर आधारित बहुविकल्प प्रश्न होंगे, गद्य और अंग्रेजी में आधारित 5, मतलब टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चंस रहेंगे। 100 क्वेश्चंस किस पे रहेंगे, पार्ट बी से रहेंगे, और 50 क्वेश्चन पार्ट ए से रहेंगे। मैंने आपको तो बता ही दिया है। अब हम क्या करेंगे, आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अब जो भी हैं वो देख लें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगा, इसलिए धीरे धीरे करके। वैसे मोस्टली एक बार बताऊं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, मोस्टली आप लोग प्रेफर किया करें तो इंग्लिश बाइलिंगुअल बने, क्योंकि उससे क्या होता है ना, कभी भी कुछ क्वेश्चंस कुछ जो हिंदी के टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आते, तो आपको इंग्लिश में आना चाहिए। चलो ठीक है, मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल करती जाऊँगी, आप लोग देखते जाना। और एक बात और ये है कि सीटें बहुत कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, इस वजह से आप जो है उतना ही पढ़ें जितना आपको लगता है कवर कर पाओगे। अदरवाइज आप इतना पढ़ लोगे, सब एक कान मतलब सब चला जाएगा। इससे यही है, उतना ही पढ़ो जितना आपके उसमें वो हो सके। तो दीदी करके स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाना। ठीक है। ये हो गया आपका इंग्लिश का मतलब इंग्लिश मीडियम बच्चों का। प्लीज़ हिंदी मीडियम वाले भी आप लोग देखो। चलो, थैंक यू।